चैप्टर 126। आभा को फिर एक बार माँ के प्यार की ताकत का एहसास हुआ। त्रिशा, जो उसके साथ इतनी बेरहम थी, संजना के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आरुष की माँ ने भी जिया के लिए खुद अपनी 2 उंगलियां कुर्बान कर दी। आभा के दिल में एक के लिए नफरत थी और दूसरी को लेकर कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन उनके बच्चों के लिए उनका ये प्यार उसे झकझोर गया। जिया कहाँ है? आभा ने पूछा। वंदना ने जवाब दिया, घर पर ही है, लगता है बुरी तरह डर गई है। एक शब्द भी नहीं बोली। जब आभा और बाकी लोग लौटे तब आरुष भी पेट्रोलिंग टीम में था, लेकिन जहां बाकी लोग खुशी खुशी दौड़कर आभा से मिलने आए और सामान उतारने में मदद करने लगे, वहीं वो पीछे ही छिपा रहा। आरुष की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग थी। भले ही उसकी माँ वाकई मौत के करीब होती, फिर भी वो आभा के पास मदद मांगने न आता। ये आरुष अच्छा बच्चा है, बस किस्मत खराब है, वेदांत ने कहा। तुम उसे हेल्प करना चाहते हो? वेदांत ने आभा की तरफ देखा। क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा? अगर वो आरुष को पूरी तरह इग्नोर करना चाहती तो वो उसकी माँ को जिया की जगह सजा लेने की इजाजत ही न देती। बिल्डिंग नंबर 5 की यूनिट 2 में खाली फ्लैट्स की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत और उसकी टीम ने 13वीं और 14वीं मंजिल पर कब्जा कर लिया। 4 फ्लैट्स में दर्जन भर लोगों का आराम से गुजारा हो सकता था। प्रशांत, राकेश और 2 और लोग 1301 नंबर फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हर कमरे में 2 लोग, राकेश और प्रशांत एक साथ। भाई, अब हमेशा यहीं रहना है? राकेश अपने नैन वाले बेड पर लेटा था, नींद तो नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही पूछ लिया। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद प्रशांत की आवाज आई, तुझे यहाँ कैसा लग रहा है? राकेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, सच बताऊं तो बढ़िया लग रहा है। आभा देखने में तो तेज तर्रार और थोड़ी बेरहम लगती है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में एक पूरे कम्युनिटी को संभालना, ये कोई आम टैलेंट नहीं है। हम्मा, प्रशांत ने हामी भरी। वो सच में दमदार लड़की है, लेकिन मैं ज्यादा इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि उसके पास वो स्पेशल मेडिसिन आई कहाँ से? क्या वो हमें धोखा दे रही है? राकेश ने शक जताया। आखिर वो एक नॉर्मल लड़की है, उसके पास ऐसी चीजें कहाँ से आएंगी? नॉर्मल? वो भले ही कहती हो कि उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं था। पर उसने खुद बोला कि वो मिलिट्री से नहीं है, राकेश ने कहा। और उसकी जो गैंगस्टर वाली स्टाइल है, उससे तो वो हमारे जैसे भी नहीं लगती। प्रशांत को लोगों को पढ़ने का अच्छा अनुभव था, लेकिन आभा, उसमें एक अजीब सी विरोधाभास थी, फिर भी सब कुछ मेल खाता था। कभी कभी उसकी लाइफ देखकर जलन होती है, प्रशांत ने कहा। अगर वो आर्मी में न गया होता, अगर सैनिक वाली जिम्मेदारी उसकी आत्मा पर न छपी होती, तो शायद वो भी आभा की तरह जी पाता। भाई, हमें अभी भी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। राकेश की आवाज हल्की पड़ गई। लोग कह रहे हैं कि आर्मी बेस तो बर्फीले तूफान से पहले ही खाली हो चुका था, हमें तो छोड़ ही दिया गया। आर्मी के सीक्रेट्स आम लोगों तक कब से पहुंचने लगे? सैटेलाइट रेडियो से कनेक्शन बनाए रखो, कभी न कभी जवाब जरूर मिलेगा। कम्युनिटी में नए लोग जुड़ने से पेट्रोलिंग की टेंशन काफी कम हो गई थी, लेकिन सिर्फ लोग ही नहीं आए थे। आभा की बिल्डिंग में भी 2 नए रहने वाले जुड़ गए, 2 ग्रे कलर के खरगोश। जिसने उन्हें लाया, उसने कहा कि ये जंगली खरगोश हैं, लेकिन आभा को यकीन नहीं हुआ। शहर में जंगली खरगोश? ज्यादा चांस यही था कि ये किसी के पालतू थे जो रास्ता भटक गए। चाहे वाइल्ड हो या पालतू, अब जब वो आ ही गए थे तो कुकू के साथ रहने दो। अच्छी बात ये थी कि फीड फैक्ट्री से काफी चारा लाया गया था, तो 3 भेड़ों और 2 खरगोशों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपोक्लिप्स में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहे थे। भेड़ और खरगोश, जो पहले सिर्फ घास खाते थे, अब आभा द्वारा कुकू के लिए रखे गए पैट फूड और सॉसेज पर भी टूट पड़े थे। जब कुकू ने देखा कि उसकी फूड स्टॉक पर डाका पड़ गया है, तो उसने गुस्से में दांत निकाले और उन 5 पर गुर्राया। वो 5 अपने कोने में दुबके कांप रहे थे। कुकू, अपने छोटे फ्रेंड्स को डराना बंद करो। आभा ने हल्के से उसकी नाक पर थपकी दी और कहा, पहले तो तुम इन कैंड फूड और सॉसेज को घास डालते थे, अब राजा बाबू बन रहे हो। अगर इनको और डराया तो समझ लो, आगे से तुम भी मीट को हाथ नहीं लगा पाओगे, समझे? कुकू ने आभा के पैरों से लिपटकर माफी मांगी और फिर अपना सिर उसके हाथ के नीचे घुसा दिया। तभी अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई, कोई ऊपर भागा चला आ रहा था। आभा ने कुकू को सहलाते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। आरुष हांफते हुए ऊपर पहुंचा। दरवाजे तक पहुंचते ही वो घुटनों के बल गिर पड़ा। आभा, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो। सिर्फ 2 दिन ही हुए थे चोट लगे और हालत इतनी खराब हो गई। वंदना ने तो उसे पहले ही पेनकिलर और एंटीबायोटिक्स दे दिए थे ना। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? आभा ने पूछा। आरुष की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उनमें हल्की नाराजगी भी दिख रही थी। उनका स्तंभ बंद ही नहीं हो रहा, लगातार ब्लीडिंग हो रही है। आभा कोई डॉक्टर नहीं थी, उसे इस हालत में क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ट्रीटमेंट का कुछ आइडिया नहीं है, मैं ऊपर जाकर पूछती हूँ, शायद कोई मदद कर सके। आरुष ने कुछ नहीं कहा, बस 3 बार जोर से सिर जमीन पर टेक दिया। डॉक्टर सुभाष और उनकी टीम मेडिसिन रिसर्च में थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। जब आभा ने सब बताया तो एक यंग डॉक्टर आगे आया, मैं देख सकता हूँ। आभा ने उसे पहचाना, ये तो डॉक्टर सुभाष का स्टूडेंट था। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब भी इसने ही दवाइयों की लिस्ट बनाई थी और फिर डॉक्टर सुभाष ने उसे चेक किया था। आपका नाम क्या है डॉक्टर? आभा ने पूछा। मेरा नाम रमेश शर्मा है। पूरी टीम झटपट आरुष के घर पहुंची। अंदर घुसते ही खून की तेज गंध से पूरा माहौल भारी लगने लगा, मतलब खून काफी बह चुका था। जिया अपनी माँ के बेड के पास घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखें बिल्कुल सुनी और बेजान लग रही थी, जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। बेड के पास ज्यादा जगह नहीं थी, जिया वहां बैठी रही तो कोई और नजदीक नहीं जा सकता था।
आरुष आगे बढ़ा और एक झटके में जिया को खींचकर साइड कर दिया, जिससे जगह बन सके। उन दोनों भाई बहन के एक्सप्रेशन से साफ था कि उनकी मां की ब्लीडिंग रुकने में कोई दिक्कत जिया की वजह से ही आई थी। डॉक्टर रमेश ने जल्दी से मुआयना किया और फिर आभा की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। आरुष पूरी उम्मीद लगाए डॉक्टर रमेश को घूर रहा था, जैसे उसी के मुंह से कोई चमत्कारी जवाब निकलने वाला हो। लेकिन जवाब आया, सिर्फ एक ना में हिलता हुआ सिर। जिया ने भी देख लिया था। चाहे आरुष ने उसे खींचकर साइड कर दिया हो और वो लड़खड़ा भी गई हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी मां पर ही था। डॉक्टर रमेश ने केस देख लिया था और अब कुछ कर नहीं सकता था, तो वापस जाने के लिए मुड़ा। आभा ने कहा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वो खुद ही डॉक्टर को बुलाकर लाई थी और अब यहाँ उसका रुकना भी जरूरी नहीं था, इसलिए उसने भी चलने का फैसला किया। आभा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिया अचानक चीख पड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। तुम तो हमेशा कहती हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं, किसी का लिहाज नहीं करती। मैंने दिशा की मदद की थी, मैंने ही अपने भाई की गन चुराकर उसे दी थी। फिर तुमने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? मेरी माँ को क्यों सजा दी? चैप्टर 127। अचानक जिया के चेहरे पर 2 तगड़े थप्पड़ पड़े। यह आरुष था जिसने उसे मारा था। अब 16 साल का आरुष पहले से लंबा और मजबूत हो गया था। ये 2 थप्पड़ उसने पूरे दम से मारे थे, जिससे उसके चेहरे पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे कोई भड़का हुआ जानवर। उसने जिया को घूरते हुए कहा, तुम्हें अभी भी दूसरों को ब्लेम करने की हिम्मत कैसे हो रही है? अगर तुम इतनी बेवकूफ न होती और किसी के बहकावे में न आती, तो मम्मी को तुम्हारे लिए ये सजा नहीं झेलनी पड़ती। और अब ये सब होने के बाद भी तुमने मम्मी को दिशा की दी हुई दवा पिलाने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम बार बार उन्हें तकलीफ न देती तो वो आज जिंदा होती। उसे मारने वाली तुम हो, कोई और नहीं। डॉक्टर रमेश ने भाई बहन की तरफ एक नजर डाली और फिर आभा से कहा, आभा, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है। डॉक्टर रमेश चला गया, लेकिन आभा वापस घर के अंदर गई। दिशा ने तुम्हें क्या दवा दी थी? उसने जिया की तरफ ठंडे नपेतुले लहजे में देखा और पूछा। 15 साल की जिया सही और गलत का फर्क समझने लायक थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि दिशा कितनी खतरनाक थी, लेकिन फिर भी उसने उसी पर भरोसा किया। इसका कारण यह नहीं था कि उसे दिशा पर यकीन था, बल्कि वह आभा से नफरत करती थी। आभा कुछ भी करे या न करे, जिया की नजर में वह हमेशा गलत थी। उसके दिल में जरा भी शुक्रगुजारी नहीं थी। जिया ने धीरे धीरे अपने चेहरे से हाथ हटाए और आभा को एक चैलेंजिंग लुक दिया, बिना कुछ कहे। आभा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने दूसरा मौका दिया था, लेकिन अफसोस तुम्हें उसकी कद्र ही नहीं थी। आरुष को समझ ही नहीं आया कि आभा ने कैसे मूव किया, और अगले ही पल जिया उसकी पकड़ में थी, उसका गला दबा हुआ। आभा चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी, धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी, ताकि वह दम घुटने से मरने का एहसास पूरी तरह कर सके। जिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपने हाथ उठाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाए, आभा ने अपनी दूसरी हाथ से उसे पकड़कर उसकी कलाई को एक झटके से दीवार पर दबा दिया। उसका हाथ एक अजीब एंगल पर मुड़ गया, जिससे उसे जबरदस्त दर्द हुआ। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला बुरी तरह जकड़ा हुआ था, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। अगर तुम्हारे भाई का ख्याल न होता तो पिछली बार ही तुम्हें गोली मार चुकी होती। ये सुनते ही जिया को पहली बार असली डर महसूस हुआ। वो इतनी बार आभा को चैलेंज कर चुकी थी, उसके सामने बदतमीजी कर चुकी थी, क्योंकि दिशा ने उसे भरोसा दिलाया था कि आभा उसके भाई को बहुत पसंद करती थी। वेदांत, प्रतीक और उसके भाई में से आभा को उसका भाई सबसे ज्यादा पसंद था। दिशा ने उसे ये इशारा भी दिया था कि शायद आभा को उसके भाई से प्यार था, और इसलिए वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही थी। इसके अलावा जिया ने देखा था कि वेदांत चोरी छिपे उसके भाई को स्नाइपर गन चलाना सिखा रहा था। यह कुछ ऐसा था जो न केशव को मिला था, न प्रतीक को। इससे जिया को और यकीन हो गया कि दिशा सही कह रही थी। इसलिए उसने आभा से और भी ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी और पूरी तरह से बेलगाम हो गई, सोचकर कि आभा उसके भाई और उनके परिवार के लिए हमेशा नरमी बरतेगी। उसे लगा था कि आभा उस पर सच में हाथ नहीं उठाएगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आभा सच में उसे मारने वाली थी। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसकी नजरें अपने भाई पर गईं, उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कोई दखल नहीं दिया। जिया घबरा गई। वो मरना नहीं चाहती थी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना सिर हिलाया और गले से मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। मैं बता दूंगी दिशा, छोड़ दो, देर हो चुकी है। आभा ने आखिरी बार अपनी पकड़ मजबूत की। तभी आरुष की मां अचानक जमीन पर गिर पड़ी, तेज धप्प की आवाज के साथ। वो टूटा हुआ जिस्म घसीटते हुए आभा की ओर रेंग रही थी। मौत के करीब उसकी इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि आभा से जिया को छोड़ देने की गुहार लगा सके। शब्द हलक में ही अटक गए। आरुष जब उसे संभालने दौड़ा तो उसकी धुंधली बुझी हुई आंखें बस आभा और जिया पर टिकी रहीं। उसने आरुष का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो चाहती थी कि आरुष जिया के लिए माफी मांगे। आरुष ने एक नजर आभा पर डाली, मगर चुप रहा। वो मुंह खोल ही नहीं सका।
खोलता भी कैसे? अब तो उसमें इतना भी दम नहीं बचा था कि आभा की आंखों में आंखें डालकर कुछ कह सके। आखिर जिया ही थी जिसने अपनी बेवकूफी में बार बार आभा को छेड़ा। अब कोई उसे बचा नहीं सकता था। आरुष की माँ ने अपने बेटे को चुपचाप खड़ा देखा, जबकि उसकी बेटी की आंखें उलटने लगी थीं। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर होंठों से बस खून बह रहा था। मम्मी, मम्मी, आरुष ने 2 बार पुकारा, लेकिन उसकी माँ के मुंह से बस खून बहता रहा और उसकी आंखें अब भी आभा और जिया की तरफ ही थीं। यही होती है माँ। जिस बेटी की वजह से वो खुद मर रही थी, आखिरी वक्त में भी वो बस उसके लिए मिन्नत करना चाहती थी। मगर ये सब बेकार था। वो तो खुद ही मरने वाली थी। बिस्तर से गिरकर जमीन पर आ जाना ही उसकी आखिरी हिम्मत थी। अब तो एक लफ्ज भी नहीं निकल सकता था। आभा ने अचानक जिया का हाथ छोड़ दिया, फिर उसे खींचकर आरुष की माँ के सामने पटक दिया। खुद देख, इसकी उंगलियां तेरी वजह से टूटी। तुझमें हिम्मत नहीं थी अपनी गलती का सामना करने की, इसलिए इसे भुगतना पड़ा। फिर भी तुझे अकल नहीं आई और तूने इसे दिशा के दिए हुए जहर की दवा खिला दी, इसकी जान ले ली। जिया अपनी माँ को देख रही थी, जिसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, जिसकी पलकें इतनी भारी थी कि खुल भी नहीं रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मोम, मोम, सॉरी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मुझे उस औरत की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं गलत थी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाना चाहा था, मारना नहीं चाहती थी। मोम। आरुष की माँ ने अपनी बेटी को खुद के सामने घुटनों के बल बैठकर रोते देखा, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, मगर बिना सही गलत समझे अंधी ममता और हर गलती को नजरअंदाज कर देना अच्छा नहीं होता। आभा को नहीं पता था कि आरुष की माँ को जिया और दिशा की मिलीभगत की जानकारी थी या नहीं, मगर जिस तरह से वो पूरी घटना के बाद सीधे 20वीं मंजिल भागी थी और बस यही चाहती थी कि आभा जिया को छोड़ दे, सजा खुद उसे दे दे, ये साफ था कि वो कोई समझदार माँ नहीं थी। वो तो आरुष से भी कम समझदार निकली। शायद आभा के पहले दिए गए सबक ने जिया को डरा दिया था, या शायद अपनी माँ की मौत ने उसे हिला दिया था, लेकिन पहली बार वो सच में पछता रही थी। उसने कबूल लिया कि दिशा ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया और कैसे उसने अपने ही भाई की बंदूक चुराने में उसकी मदद की। जिस दवा से उसकी माँ की जान गई, वो भी दिशा ने ही दी थी। दिशा ने कहा था कि ये उसकी बची खुची चोट की दवा थी, काफी असरदार। उसने ये भी कहा था कि क्योंकि आरुष का भाई अक्सर रात में पेट्रोलिंग पर जाता है, तो हो सकता है कि कभी उसे जरूरत पड़े, इसलिए दवा काम आएगी। जब जिया ने देखा कि उसकी माँ के हाथ का जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो उसे दिशा की दी हुई दवा याद आई। उसने थोड़ा सोचा भी, मन में खटका हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मगर फिर उसने सोचा कि दिशा ने ये दवा तब दी थी जब वो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तब वो बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 में रहती थी, उस वक्त तो उसमें कोई चालाकी नहीं होगी, है ना? यही सोचकर उसने खुद ही फैसला कर लिया और दवा माँ को खिला दी। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये दवा जख्म भरने के लिए नहीं, जान लेने के लिए थी। दिशा की मंशा शुरू से ही गंदी थी। वो तो आरुष की मौत चाहती थी। आभा ने दिशा की दी हुई दवा उठाई और डॉक्टर सुभाष को दी, ताकि वो देख सके कि आखिर वो था क्या। क्योंकि बाहर का कोई रैपर नहीं था, सिर्फ टेबलेट्स थीं, डॉक्टर सुभाष ने कहा कि ऐसे ही पहचानना मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा। इतना सुनते ही आभा सीधा नीचे उतरी और घर चली गई। चैप्टर 128। आभा वापस वेदांत के घर जा रही थी। कुकू अभी भी वहीं था और वेदांत के घर का दरवाजा हल्का सा खुला था, वो उसका इंतजार कर रहा था। आभा दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी कि कुकू पहले ही बाहर भागकर उसके पास आ गया। अब जब कुकू खड़ा होता तो उसकी ऊंचाई आभा की जांघ तक पहुंचती। वो अब पूरी तरह बड़ा भेड़िया बन चुका था, लेकिन अनाया के सामने अभी भी वही नटखट पिल्ला था, हमेशा उसकी हथेली से अपना सिर रगड़ता हुआ। आभा दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वेदांत भी बाहर आ गया। उसने दरवाजा पूरा खोला और आभा के अंदर जाते ही उसे बंद कर दिया। आरुष की माँ कैसी है? आभा अंदर जाते हुए बोली, नहीं रही। इस सर्वनाश वाली दुनिया में मौत अब बस एक और आम बात थी। कटारा कम्युनिटी के लोग सिर्फ आभा की वजह से नॉर्मल लाइफ जी पा रहे थे। अगर वो न होती तो शायद ये जगह या तो ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बन चुकी होती या फिर पूरी तरह वीरान हो गई होती, बाकी दुनिया की तरह। आभा सोफे पर बैठ गई और जिया से मिली सारी बातें वेदांत को बताने लगी। दिशा का असली मकसद वही स्पेशल दवा थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे पास दवा होने की बात तो कब की पूरी कम्युनिटी में फैल चुकी थी। फिर उसने अपने साथियों को बुलाकर मुझसे छीनने की कोशिश क्यों नहीं की? आभा कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, जो उसे भागने में मदद कर रहा था वो उसका साथी नहीं था। वो शायद उन्हीं लोगों के साथ था जो टाइगर गुड के साथ आए थे, यानी कोई अपना ही। आभा और वेदांत ने एक दूसरे को देखा और दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया, प्रवीण। प्रवीण दवा बनाना जानता था, जिंदगी बचाने वाली नहीं, लेकिन जहर बनाने वाली जरूर। यानी कम्युनिटी में जहर फैलाने वाली साजिश शायद उसी ने की थी। मुंबई में सिर्फ तुम्हारे पास ही स्पेशल दवा नहीं है,
शहर में बर्फबारी से पहले ही इसकी कुछ खेप मार्केट में आ चुकी थी। कुछ लोगों ने अपने पास कुछ बॉक्स जमा कर लिए होंगे, इसके लिए खुद को एक्सपोज करना समझदारी नहीं होगी। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है दिशा असल में कौन है? वो 5 नंबर बिल्डिंग के पहले यूनिट में आकर क्यों बस गई? वेदांत ने कहा, उसका मिलिट्री से कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। इससे आगे उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो खुद भी सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर सुभाष आए थे। मिस आभा, मैंने दवा चेक की। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और चोटों के लिए दी जाने वाली दवा है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये वही स्पेशल मेडिकेशन है जो पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ मिलिट्री के लिए बनाता था। मिलिट्री के लिए बनी दवा, यानी इसका असर जबरदस्त होना तय था। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग दवा किसी जख्मी इंसान को दी जाती, खासकर जब उसकी चोट इन्फेक्टेड हो, तो वो सीधा मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता। समय पलक झपकते बीत गया और देखते ही देखते फिर से एक नया साल आ गया। इस हमेशा बर्फ से ढकी दुनिया में, जहां हर मौसम एक जैसा लगता था, बिना कैलेंडर देखे शायद ही किसी को पता चलता कि एक और साल बीत गया। लेकिन अब जब जिंदगी में उम्मीद थी, तो लोग फिर से नए साल का इंतजार करने लगे थे। हालांकि हालात पहले जैसे नहीं थे, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं होती। लोगों ने अपनी पुरानी लाल स्कर्ट्स, दुपट्टे और रेशमी कपड़ों से सुंदर कागजी कटिंग्स बनाई और अपने घरों और अपार्टमेंट के दरवाजों पर सजाई। किसी ने लाल कपड़ों से फूल बनाए और इमारतों के गेट पर टांग दिए, ताकि इस उदास माहौल में थोड़ा सा रंग भर सके। कुछ लोगों के पास अब भी लाल रंग का कागज बचा था। उन्होंने उस पर शुभकामनाएं लिखी और पड़ोसियों में बांट दी। आभा और वेदांत को भी कई शुभकामना पत्र और सजावट मिली। ये सब वंदना लेकर आई थी। ये विंडो डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है, और ये लाल फूल बिल्कुल शादी में दरवाजे पर टांगने वाले फूलों जैसे लग रहे हैं। सही बात है, लेकिन इस टाइम कौन शादी के बारे में सोच रहा है? जब दुनिया खत्म होने की कगार पर खड़ी हो, तो बस एक शांति भरा नया साल मना लेना ही सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है। आभा ने 2 जोड़ी शुभकामना वाले पोस्टर और 2 कांच की खिड़की पर लगाने वाले डिजाइन निकाले। बाकी वंदना को दे दिए ताकि वो और लोगों में बांट सके। वंदना मुस्कुराते हुए बोली, आभा, तुम अपने लिए 2 रेड डेकोरेशन क्यों नहीं रख रही? तुम और वेदांत एक एक दरवाजे पर लगाओगे तो कितना अच्छा लगेगा और कितने परफेक्ट दिखोगे। वो बाहर से सजावट की बात कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इशारा कहीं और था। आभा ने वंदना को एक नजर देखा और बोली, हम लोगों को जरूरत नहीं, तुम अपने और केशव के लिए रख लो। केशव की उम्र वेदांत के जितनी ही थी, 28 से 29 साल, और अब तक शादी नहीं हुई थी। महाप्रलय से पहले वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। शुरू में तो फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन फिर कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया। अब इस दुनिया में शहर में रहने वाले लोग तक शायद दोबारा न मिल पाएं, तो दूरदराज के रिश्ते की क्या ही उम्मीद होती। कुछ समय तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। हर दिन जिंदा रहने की कोशिश में इतनी एनर्जी लग जाती थी कि किसी हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान की चिंता करने का टाइम ही नहीं बचता था। और अगर मान लो उसे पता भी चल जाए कि वो लड़की परेशानी में है, भूखी प्यासी भटक रही है या खतरे में है, तो भी वो कुछ कर नहीं सकता था। तो आखिरकार उसे भूलना ही पड़ा। लेकिन फिर वंदना के साथ वक्त बिताते बिताते कुछ नया फील होने लगा। वंदना का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया, उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी झलकने लगी। फिर वो बोली, हम दोनों के बीच अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, कुछ भी तय नहीं है। खैर, कोई और बात नहीं तो मैं चलती हूँ। आभा आभा ने सिर हिलाया। उसने भी वंदना और केशव के बारे में सुना ही था। कहा जाता था कि केशव के घरवाले वंदना को अपनी बहू बनाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन वंदना ने अभी तक हामी नहीं भरी थी। आभा को लग रहा था कि शायद वंदना अभी भी अपने पुराने धोखे वाले रिलेशनशिप से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। इस दुनिया में अकेले रहना मुश्किल था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि जबरदस्ती बने रिश्ते ज्यादा सेफ होंगे। दूसरी बिल्डिंग में प्रशांत और उसकी टीम को भी पड़ोसियों से शुभकामना वाले पोस्टर और डेकोरेशन मिले थे। उनकी मौजूदगी से सोसाइटी के लोगों को अब ज्यादा सिक्योरिटी फील हो रही थी। राकेश हाथ में सजावट का सामान लेकर आया और प्रशांत को दिखाते हुए बोला, भाई देखो, पड़ोसियों ने हमें ये दिए हैं। सच में ये सोसाइटी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद राकेश का आभा के लिए जो गुस्सा था, अब वो रिस्पेक्ट में बदल चुका था। प्रशांत ने उसके हाथ में पकड़े हुए डेकोरेशन को देखा और हल्के से कहा, जाकर लगा दो। भाई क्या हुआ? हालांकि प्रशांत के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी। राकेश ने ये पूछते ही समझ लिया कि प्रशांत के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सोल्जर के लिए वफादारी और इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। तब आभा ने एक स्पेशल मेडिसिन देकर उनसे साथ देने का वादा लिया था और उन्होंने हामी भर दी थी। अब वो दवा खा चुके थे और छोड़कर जाने की सोच रहे थे। क्या ये धोखा देने जैसा नहीं था? राकेश ने अपने हाथ में पकड़े हुए रेड डेकोरेशन और पोस्टर को देखा, और जो एक्साइटमेंट वो कुछ मिनट पहले फील कर रहा था, वो अब कहीं गायब हो चुकी थी।
भाई सच कहें तो हम सबको सब पता है, हमें छोड़ दिया गया है। अगर हमें यहाँ किसी सीक्रेट मिशन के लिए रखा गया होता तो फिर बर्फबारी से पहले हम इतने दिनों से मुंबई में खाली क्यों बैठे थे? ऊपर से हमें कोई ऑर्डर क्यों नहीं मिला? बाकी सब क्यों निकल गए और सिर्फ हमें क्यों यहीं छोड़ दिया गया? अब इस हालत में हम क्यों कोशिश करें उनसे फिर से जुड़ने की? हम क्यों नहीं इस सोसाइटी के लोगों की तरह एक सिंपल लाइफ जी सकते, शांति से, बस जिंदा रहने के लिए? प्रशांत ने अपनी टीम की ओर देखा और पूछा, तुम सब यहीं रहना चाहते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ बता दिया। चैप्टर 129। एक सोल्जर का पहला काम है ऑर्डर्स फॉलो करना। चाहे वो अपने बेस से दूर थे, लेकिन जब तक प्रशांत उनके साथ था वो एक टीम थे। सच तो ये था कि इस छोटे से सोसाइटी की शांति और सिंपल लाइफ सबको पसंद आ रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर ये नहीं कह रहा था कि वो यहीं रहना चाहता है। रहना है या जाना है, सब प्रशांत के फैसले पर डिपेंड करता था। प्रशांत ने अपने सामने खड़े इन यंग और जाने पहचाने चेहरों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। राकेश सही कह रहा है, आज की दुनिया में प्रोफेशन या आइडेंटिटी जैसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं बची। अगर तुम लोग रुकना चाहते हो तो रुको, ये जगह सेफ और अच्छी है। यह सुनते ही सबने चैन की सांस ली। भाई हम लोग ये विंडो डेकोरेशन और कूपलाइट्स लगाने जा रहे हैं। जाओ, और हाँ, जाते जाते ये भी देख लेना कि लंच रेडी है या नहीं। डन भाई। बाकी सब खुशी खुशी बाहर निकल गए, लेकिन राकेश वहीं रुका रहा। भाई कुछ सोच रहे हो? प्रशांत ने उसे एक नजर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? राकेश हल्का सा हंसा। ये जवाब सुनते ही समझ आ गया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस दुनिया में जिंदा रहना ही अपने आप में एक स्ट्रगल था। हर दिन इतने सारे इश्यूज डील करने पड़ते थे। जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल हो, वहाँ कौन सी चीज बड़ी नहीं होती। थोड़ी देर पहले राकेश को लगा था कि शायद प्रशांत ने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर लिया होगा, पर अब ऐसा लग रहा था कि उसने ज्यादा ही सोच लिया। नेटवर्क तो कब का डाउन था, ऊपर वालों से कांटेक्ट पूरी तरह कट चुका था। अगर पहले कनेक्ट नहीं कर पाए तो अब क्या ही चांस था। राकेश के जाने के बाद प्रशांत खिड़की के पास अकेले खड़ा रहा, एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले। उसकी जेब में एक छोटी सी चिप कार्ड थी जो स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस में यूज होती थी। उसे उंगलियों से हल्का सा घुमाया, फिर निकालकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक सोल्जर की लॉयल्टी गहरी होती है, लेकिन अगर बार बार ट्रस्ट ब्रेक हो तो वो भी ठंडा पड़ जाता है। उसने पहले ही बहुत से भाई खो दिए थे। जो बचे थे उन्हें वो जिंदा रखना चाहता था। जब से प्रशांत और उसकी टीम इस सोसाइटी में आए थे, आभा की उनसे सिर्फ 1-2 बार सही से बात हुई थी। आज फाइनली टाइम मिला तो वो प्रतीक के साथ उससे मिलने आ गई। मिस आभा। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, बस नाम से बुला लो। आभा को डॉक्टर सुभाष और बाकी साइंटिस्ट से मिस आभा सुनने की आदत थी। वो सब उससे बड़े थे और उनकी लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल थी तो चल जाता था, पर प्रशांत से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा था। आभा, प्रशांत ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू जो तुमने हमें बचाया। उसकी थैंकफुलनेस रियल थी। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करती हूँ। आभा के लफ्ज क्लियर थे। अब उसने प्रशांत और उसकी टीम को अपने लोगों में शामिल कर लिया था। प्रशांत को उसकी ये एटीट्यूड बुरा नहीं लगा। जब से वो इस सोसाइटी में रह रहा था, उसने न सिर्फ यहाँ के लोगों से बल्कि खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से भी आभा के बारे में बहुत कुछ जाना था। वो अपनी प्रिंसिपल्स पर चलने वाली लड़की थी। अगर कोई उन लिमिट्स के अंदर रहता तो वो बहुत इजी गोइंग थी, लेकिन अगर कोई उसकी बाउंड्री क्रॉस करता या उसे चैलेंज करने की कोशिश करता तो वो किसी को नहीं छोड़ती। ऊपर से आभा के पास स्किल्स थी और ये उसका टेरिटरी था। उसकी लीडरशिप फॉलो करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। मैं देख सकता हूँ, प्रशांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छी लीडर हो। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी तारीफ सच्ची थी और आभा ने इसे पूरे कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट कर लिया। आभा को प्रशांत से दिशा के बारे में पूछना था। दोनों मिलिट्री में थे, हो सकता है उसे कुछ पता हो। क्या तुम दिशा को जानते हो? दिशा? प्रशांत ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, नाम सुना सुना लग रहा है। वो तुम्हारी मिलिट्री यूनिट में है, एक लड़की। प्रशांत ने जवाब दिया, मिलिट्री में लड़कियां कम होती हैं, लेकिन मैं सबके नाम नहीं जानता। हाँ, दिशा का नाम कहीं सुना है, लेकिन यह किसी इंटरनल लिस्ट में नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद उसने अचानक कहा, याद आया। एक बार हमारे डिवीजन कमांडर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तब यह नाम सुना था। आभा को इस रिजल्ट से कोई खास झटका नहीं लगा, बल्कि इससे तो यही साबित हुआ कि दिशा कोई आम लड़की नहीं थी। प्रशांत ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस जो जानता था बता दिया। उसे अपनी लिमिट पता थी। परसों मेरे साथ बाहर चलो, अपने कुछ लोग लेकर आना, आभा ने कहा। प्रशांत ने सिर हिलाया। आभा जाने ही वाली थी कि प्रशांत ने अचानक पूछ लिया, आभा तुम्हारे पास ये गन्स कहाँ से आईं? उसे पता था कि असल में वो प्रतीक की सबमशीन गन के बारे में जानना चाहता था। आभा ने कूल होकर जवाब दिया, छीनी है किसी से।
इन हालात में लूटपाट तो नॉर्मल सी बात थी। प्रशांत ने प्रतीक की तरफ देखा और कहा, गन तो अच्छी है लेकिन इसका शूटर अभी कमजोर है। सच ही था। प्रतीक ने यह सब बाहर से सीखा था, वो प्रोफेशनल्स की बराबरी नहीं कर सकता था। गन चलाना सीखा जा सकता है, आभा ने कहा। कैप्टन प्रशांत, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इसे थोड़ा ट्रेन कर दो। प्रशांत ने सिर हिलाया, ठीक है। थैंक्स अ। फिर आभा और प्रतीक बिल्डिंग से बाहर निकले। रास्ते में प्रतीक ने पूछा, आभा, क्या हमें प्रशांत से थोड़ा सतर्क नहीं रहना चाहिए? आभा ने उसकी गन की तरफ देखते हुए कहा, उसे बस तुम्हारी गन में इंटरेस्ट है। अगली बार मिलने पर उसे अच्छे से दिखा देना। उसका डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेगा। आभा का लॉजिक हमेशा स्ट्रांग होता था, तो प्रतीक ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दूर चलने के बाद प्रतीक ने फिर कहा, आभा, आरुष अपनी बहन को लेकर कटारा कम्युनिटी से चला गया। आभा ने हल्का सा ठहरकर पूछा, कब? कल आधी रात को। हर किसी के अपने रीजन और डिसीजन होते हैं। आरुष ने चुपचाप निकलना सही समझा और आभा उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती थी। जैसा कि उसने सोचा था, प्रशांत को सच में प्रतीक की गन में इंटरेस्ट था। उसे पूरा यकीन था कि यह मिलिट्री वेपन ही है। लेकिन जब उसने इसे हाथ में लेकर अच्छे से चेक किया तो समझ आया कि यह बस दिखने में असली जैसी थी, असल में यह एक रेप्लिका थी। मिलिट्री वेपन में हमेशा खास मार्किंग होती है। अगर यह असली होती तो उस पर भी कोई मार्किंग होती, तो इसका मतलब यह ब्लैक मार्केट का माल था। अब यह क्लियर था कि आभा का मिलिट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन वेदांत? पहले प्रशांत को लगा था कि असली लीडर वेदांत है। उसमें वही एनर्जी थी जो उसके जैसी थी। लेकिन जब से वह उसे मिला था, वेदांत ने खुद से कुछ भी इनिशिएट नहीं किया था। वह बस आभा के साथ रहता था, कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं था, नॉर्मल फॉलोअर जैसा भी नहीं था। सब उसे आभा का बॉयफ्रेंड कहते थे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ, ये मैच करते हैं। चैप्टर 130। आभा ने प्रशांत को यह नहीं बताया कि उनका मिशन क्या था। प्रशांत सुबह सुबह ही अपने लोगों को सोसाइटी के आंगन में इकट्ठा कर चुका था। उनके साथ प्रतीक और केशव भी थे। कल से ही प्रतीक प्रशांत से शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। आभा का एहसान मानते हुए प्रशांत ने ठान लिया था कि वह प्रतीक को अपने आदमियों के बराबर ट्रेनिंग देगा। राकेश जानता था कि प्रतीक और केशव आभा के सबसे भरोसेमंद लोग थे। वह पास आया और बोला, आभा, इस बार क्या प्लान कर रही है? कहीं फिर से खाने की खोज पर तो नहीं जा रहे? प्रतीक कम बोलने वाला था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से चूंकि पहली मुलाकात में राकेश ने उसे फीड फैक्ट्री में धो दिया था, इसलिए प्रतीक उससे बात करने में और भी कंजूस हो गया था। राकेश ने प्रतीक के कंधे पर थपकी दी और मजाक में बोला, कहीं तू अब भी पहली मुलाकात वाली बात दिल से तो नहीं लगाए बैठा? प्रतीक ने उसे एक नजर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। भूलता कैसे? हर दिन वह खुद को बेहतर बनाने में लगा था। कभी तो दिन आएगा जब वह राकेश को सामने से हरा सके और उसे भी एक बढ़िया जवाब दे। अरे नहीं यार, केशव ने माहौल हल्का करते हुए कहा, प्रतीक वैसे ही थोड़ा शांत रहता है। केशव की बात सुनकर राकेश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस जब तक प्रतीक उसे इग्नोर नहीं कर रहा था तब तक सब ठीक था। इसी बीच आभा और वेदांत आ गए। आभा ने अंदर हाईटेक कॉम्बैट सूट पहना था और ऊपर से एक स्वेटर और जैकेट। पतली फिटिंग वाली कार्गो पैंट और मार्टिन बूट्स में वह एकदम धांसू लग रही थी। उसके बगल में वेदांत भी लगभग वैसे ही कपड़ों में था, कोई मोटे जैकेट या मिलिट्री कोट नहीं। वही जैकेट, वही कार्गो पैंट, वही मार्टिन बूट्स। पक्का कपल लुक। राकेश ने केशव को कोहनी मारी और कहा, यार, ये दोनों तो काफी अच्छी जोड़ी लग रही हैं। लेकिन बताओ, तेरी सिस्टर आभा इतनी ठंड में इतनी हल्की ड्रेस क्यों पहन रही है? केशव हंसा, तू नहीं समझेगा, जो लोग मार्शल आर्ट्स सीखते हैं उनकी बॉडी ठंड सहने में बेहतर होती है। अरे वाह, तो वो फाइटर भी है। उनकी बातें सुनकर बाकी लोग भी ध्यान देने लगे। केशव गर्व से बोला, बिल्कुल, हमारी आभा की स्किल्स कमाल की हैं। उसकी तिकोनी तलवार तो गजब की चलती है, एक वार में आधा ज़ोंबी साफ। प्रशांत भी यह सुन रहा था। उसने सोचा था कि आभा सिर्फ गन फायरिंग में एक्सपर्ट होगी, पर तलवार चलाना भी आता है। बातों के बीच आभा और वेदांत उनके पास आ गए। आभा ने प्रशांत की टीम को देखा और कहा, इतने लोग नहीं चाहिए। अगर सब चले जाएंगे तो बेस की सिक्योरिटी कौन संभालेगा? कैप्टन प्रशांत, बस 2 लोग सेलेक्ट करो। हमारे 4 लोगों के साथ मिलकर 7 काफी होंगे। 7 लोग? किस लिए? राकेश ने पूछा। डकैती करने। राकेश, फीमेल डाकू। प्रशांत ने राकेश और एक और आदमी, पवन, को चुना। आभा और वेदांत के साथ प्रतीक और केशव भी थे। 7 लोग ट्रक में सवार हुए और सोसाइटी से निकल गए। जाने से पहले आभा ने बाकी लोगों को बेस संभालने की सख्त हिदायत दी। प्रशांत के लोगों ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। अब यह जगह उनका घर थी और वे इसे किसी भी हाल में बचाने वाले थे। आभा ने डॉक्टर सुभाष से वादा किया था कि वह उनके लिए जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट लाएगी ताकि वह इलाज के लिए कोई समाधान निकाल सके।
उसने अपनी प्राइवेट स्टोरेज चेक की, लेकिन कुछ जरूरी चीजें गायब थी। अच्छा हुआ तरुण जाने से पहले उसे एक सही लोकेशन के बारे में बता गया था। उनकी कॉलोनी में कई लोग थे जो पहले हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स में काम कर चुके थे। पास में ही शहर के 2 सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे। हो सकता है कि उन्हें वहां से वो मेडिकल सामान मिल जाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। कटारा कॉलोनी और तरुण की कॉलोनी के बीच काफी दूरी थी, और जहां दूरी हो वहां खतरा भी होता है। लुटेरों से सामना होगा या नहीं ये तो पक्का नहीं था, लेकिन ज़ोंबी तो जरूर मिलेंगे। केशव भले ही आम दिनों में चिल्ड आउट और बातूनी दिखता था, लेकिन ड्राइविंग में वह एक्सपर्ट था। उसकी आंखें सड़क पर गड़ा दी गई थी, चारों तरफ की हर हलचल पर उसकी पूरी नजर थी। बाकी लोग भी चौकस थे, किसी भी अचानक सामने आ जाने वाले ज़ोंबी से निपटने के लिए। आ गए, आभा ने अचानक कहा, जिससे सब अलर्ट हो गए। क्या आ गया? राकेश ने पूछा। ज़ोंबी। बाकी सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ 2 सेकंड ही बीते थे कि अचानक पास की दुकानों से ज़ोंबी का एक बड़ा झुंड बाहर आ गया। अबे यार, इतने सारे! राकेश ने गाली देते हुए अपना गन रेडी किया। गनीमत थी कि केशव एक्सपीरियंस्ड था। आभा की चेतावनी ने उसे पहले से तैयार कर दिया था, इसलिए उसने अपनी ड्राइविंग पर पूरा कंट्रोल रखा। केशव ने बड़ी चालाकी से ज़ोंबी के पहले झुंड को चकमा दिया और कुछ 100 मीटर आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक बिल्डिंग से कुछ ज़ोंबी छलांग लगाकर सीधे उनके ट्रक के पिछले हिस्से में आ गिरे। ब्रेक मारने का कोई मौका ही नहीं था। केशव को तेजी से गाड़ी को झटके देने पड़े ताकि वो ज़ोंबी गिर जाए, लेकिन गाड़ी का पिछला हिस्सा छत की तरह सपाट नहीं था। जो एक बार गिर जाए वो इतनी आसानी से नहीं हटेगा। नीचे झुको, आभा ने चिल्लाते हुए तेजी से पीछे मुड़कर 2 गोलियां चला दी। पीछे की सीट पर बैठे पवन ने झट से सिर झुका लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर से कोई तेज हवा निकली हो। फिर एक अजीब सी स्लप जैसी आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो एक जोड़ी ग्रेसफेद हाथ ट्रक की मेटल बॉडी को चीरते हुए अंदर घुस चुके थे। बस 10-12 सेंटीमीटर और वो खुद उनका शिकार बन जाता। अगर आभा की परफेक्ट शूटिंग न होती तो शायद अब तक उसकी लाश वहीं पड़ी होती। केशव, थोड़ी स्पीड कम कर, मैं और राकेश पीछे जाकर संभालते हैं, प्रशांत ने कहा अपनी गन उठाते हुए। सिर्फ आगे बैठकर ट्रक चलाना ही काफी नहीं था, किसी को पीछे जाकर उन ज़ोंबी को हटाना होगा जो ट्रक पर लटके थे। ये ज़ोंबी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, उनके पंजे स्टील से भी मजबूत थे। उन्हें अब पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना था। केशव ने आभा की तरफ देखा। जब उसने कोई आपत्ति नहीं जताई तो उसने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम कर दी। प्रशांत और राकेश ने फुर्ती से दरवाजा खोला और पीछे ट्रक के कार्गो एरिया में छलांग लगा दी। उधर प्रतीक और पवन ने अपनी पोजीशन बदली और खिड़कियों से बाहर लटककर दौड़ते हुए ज़ोंबी पर फायरिंग शुरू कर दी। ये ज़ोंबी अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गए हैं, वेदांत ने कहा जब उसने एक ज़ोंबी को मार गिराया जो उनकी गाड़ी के साइड पर लटक गया था। आभा को भी यह महसूस हुआ। पहले जो ज़ोंबी उसने देखे थे उनके पंजे और दांत जरूर बड़े हो गए थे, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं थे कि स्टील को भेद सकें। और जो ज़ोंबी अभी अभी बिल्डिंग से कूदे थे उनकी हलचल में एक अलग ही चुस्ती थी। पुराने ज़ोंबी की तरह धीमे और जड़ नहीं लग रहे थे। पीछे ट्रक के कार्गो एरिया से लड़ाई की आवाज आ रही थी, लेकिन अभी तक कोई गोली नहीं चली थी। मैं जाकर देखती हूँ, आभा ने वेदांत से कहा। तुम केशव को कवर करो। केशव ड्राइवर था, वो गाड़ी चलाते हुए ज़ोंबी से नहीं लड़ सकता था। उसे फोकस बनाए रखने के लिए किसी की जरूरत थी। मैं भी चलूं? प्रतीक ने पूछा। नहीं, क्लोज कॉम्बैट तुम्हारा फोटे नहीं है। उसे यहीं रहकर फायरिंग में मदद करनी थी। चैप्टर 131 बच के, वेदांत ने आभा को चेताया। वह कभी उसकी बातों पर सवाल नहीं उठाता था, बस समर्थन करता और साथ देता। आभा ने बस हम्मा कहा और एक हाथ से कार का दरवाजा पकड़कर दूसरे हाथ से बैकफ्लिप मारते हुए ट्रक के कार्गो बेड में जा उतरी। पीछे 7-8 ज़ोंबी थे जो प्रशांत और राकेश को घेर चुके थे। गन्स तो थी, लेकिन कोई ब्लेड या चाकू नहीं जिससे इनका काम तमाम कर सकते। बस उन्हें नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये अपग्रेडेड ज़ोंबी थे, धक्का खाने के बाद भी बार बार चढ़ रहे थे। करीबी लड़ाई में गन बेकार थी, तो अब बस बट से बचाव कर रहे थे। राकेश तो सीधे किनारे पर जा पहुंचा। आगे के ज़ोंबी में फंसा था, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि जो नीचे गिराया था वह फिर से चढ़ आया है, बिल्कुल पीछे। ताज़ा खून, फिट शरीर, ज़ोंबी के लिए परफेक्ट शिकार। ज़ोंबी के मुंह से लार टपकने लगी। बस वह उसके सीने के आर पार पंजा डालने ही वाला था कि छन्ना, ठंडी चमक के साथ उसकी आधी बाजू कटकर उड़ गई। अगले ही सेकंड सिर भी धड़ से अलग हो गया। बिना सिर के शरीर नीचे गिरा और पीछे दौड़ रहे ज़ोंबी उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। राकेश ने नीचे पड़े ज़ोंबी को देखा और सिहर उठा। बस एक सेकंड और वह खुद भी चीर फाड़ दिया जाता। उसने आभा की ओर आभार भरी नजरों से देखा और कुछ कहने ही वाला था कि खड़े मत रहो, नीचे के ज़ोंबी पर फायर करो। आभा ने एक और ज़ोंबी को तलवार सीने के पार घोंप दी। ओह हाँ,
केशव ने हमेशा कहा था कि आभा की तीनधारी तलवार बहुत खतरनाक है। अब सबने खुद देख लिया। कार्गो बेड में जो भी जोम्बी थे, ज्यादातर को आभा ने तलवार से ही निपटा दिया। प्रशांत और राकेश ने गन से बैकअप दिया। कोई भी जोम्बी जो ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता, वे उसे उड़ा देते। केशव की ड्राइविंग स्किल्स और उनकी गोलियों की बरसात से रास्ता साफ हो गया। जब जोम्बी पीछे छूट गए तो प्रशांत और राकेश ने राहत की सांस ली। ये जोम्बी पहले के मुकाबले बहुत खतरनाक थे। उनके लंबे मजबूत नाखूनों से बचना मुश्किल था। शुक्र है कि वे फुर्तीले थे और उनके कपड़े भी मोटे थे, वरना अब तक किसी को खरोंच लग चुकी होती। और आभा, उसके पास तो जोम्बी फटकने तक नहीं पाए। प्रशांत ने आभा की तलवार को देखा। ये वाकई जबरदस्त हथियार है। आभा ने बस सिर हिलाया और तलवार म्यान में डाल दी। राकेश ने उसकी तरफ देखा। थैंक यू आभा, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, मुझे भी फालतू जोम्बी मारने का शौक नहीं है। केशव ने एक खुली जगह देखी और ट्रक रोक दिया। प्रतीक और पवन फटाफट सामने से कूद कर आए। लोहे की चादरों की वजह से वे पीछे का नजारा नहीं देख पाए थे, पर जैसे ही उन्होंने प्रशांत, राकेश और आभा को सही सलामत देखा, उनकी जान में जान आई। प्रशांत ने आभा से कहा कि वह आगे जाकर बैठे और पवन को पीछे बुला लिया ताकि अगर फिर कोई जोम्बी चढ़ने की कोशिश करे तो वह भी मदद कर सके। आभा ने सिर हिलाया और फुर्ती से नीचे कूदकर आगे बढ़ गई। पवन पीछे चढ़ा। जैसे ही उसने प्रशांत और राकेश के फटे कपड़े देखे, वह घबरा गया। भाई राकेश, तुम दोनों ठीक तो हो? उनकी हालत देखकर झटका लगा। बदहाल दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस वे घायल न हुए हों, यही जरूरी था। प्रशांत ने कहा, हम ठीक हैं, सिर्फ आभा की वजह से। राकेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर वह नहीं होती तो मैं अभी तक जोम्बी बना पड़ा होता। पवन भी आभा से पहले बच चुका था। वह जानता था कि राकेश कैसा महसूस कर रहा है। अब उन्हें समझ आया कि कटारा कॉलोनी के लोग आभा को इतना मान क्यों देते हैं। आभा और प्रतीक आगे चले गए। प्रतीक केशव के पास वाली सीट पर बैठ गया और आभा वेदांत के साथ पीछे। केशव ने ट्रक फिर से चलाया। अब खतरा टल चुका था तो उसका मूड भी हल्का हो गया। भाई, पहली बार ऐसे हालत में गाड़ी चला रहा था, आगे पीछे दोनों तरफ से जोम्बी। पसीने पसीने हो गया। अच्छा हुआ वेदांत साथ था। आभा और वेदांत चुप रहे। प्रतीक ने वेदांत को घूरते हुए कहा, तुमने बस खुद को देखा, सोचा नहीं कि आभा के लिए पीछे जाना कितना खतरनाक था। प्रतीक आमतौर पर ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वह हमेशा दोस्ताना था। आज जैसी तीखी बात उसने कभी नहीं कही थी। तुम्हें क्या हो गया? केशव ने पूछा। भाई, कोई तो गाड़ी चलाता, तुम चलाना चाहते थे क्या? प्रतीक चुप हो गया। केशव की हल्की फुल्की खुशी भी हवा हो गई। उसके शब्दों का निशाना केशव नहीं, वेदांत था, और यह आभा और वेदांत दोनों समझ गए थे। वह बस इतना कह रहा था कि वेदांत को आभा के साथ जाना चाहिए था, न कि सिर्फ ड्राइवर की सीट पर बैठना चाहिए था। हम कोई प्रोफेशनल सैनिक नहीं है, आभा ने कहा, पर मेरी टीम में पहला नियम यही है, आदेश का पालन करना। जो मैं कहती हूँ वही होगा। मैं हीरो बनने नहीं आई, मैं अपनी जान की कद्र करती हूँ। प्रतीक ने नजरें झुका ली। अब उसने कुछ नहीं कहा। वेदांत अब तक शांत था। केशव को अब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने प्रतीक को देखा, फिर वेदांत को, जो पूरे समय खामोश था। उसे समझ आया कि प्रतीक ने आज कुछ ज्यादा बोल दिया। ट्रक में माहौल भारी हो गया। केशव कुछ बोलकर सिचुएशन को हल्का करने ही वाला था कि प्रतीक ने खुद ही कहा, सॉरी आभा, सॉरी वेदांत, मैंने ज्यादा सोच लिया। वह बस पीछे के खतरे को देख रहा था। एक लड़की होकर आभा कूदकर जोम्बी से भिड़ रही थी और वे लोग सामने से सिर्फ गोलियां चला रहे थे। उसे लगा कुछ गलत हो रहा है, इसलिए गुस्सा वेदांत पर निकाल दिया। पर वह एक चीज भूल गया था, वे एक टीम थे, और टीम का मतलब होता है डिवीजन, तालमेल और अनुशासन। आभा ने बस सिर हिलाया। कोई बात नहीं। ट्रक फिर से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में, गाड़ी रोको। अब तक चुप बैठे वेदांत ने अचानक कहा। केशव ने उसे बैक मिरर में देखा, फिर भी ब्रेक दबा दिया। वेदांत ने दरवाजा खोला और ट्रक से कूद गया। बूम, बूम, बूम। उसने ट्रक के नीचे कई गोलियां दाग दी। एक परछाई लुढ़कती हुई बाहर निकली और तेजी से भागने लगी। जोम्बी? वेदांत ने फिर फायर किया। गोलियां लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह कपास के अंदर समा गईं। उसकी स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। केशव अवाक था, भागती हुई परछाई को देखते हुए। काफी देर बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये जोम्बी था? बंदर से भी तेज भाग रहा था और छुप भी रहा था। मतलब प्लान बनाकर ट्रक के नीचे लटक गया था हमें अटैक करने के लिए। चैप्टर 132। कोई शक नहीं, वो जोम्बी ही था। वो खून जैसे लाल आंखें, गहरा लाल बाल और बाहर निकले नुकीले दांत। बिल्कुल पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। जैसा केशव ने कहा था, अभी अभी जो जोम्बीज का झुंड उन्होंने निपटाया था, वो भी इस वाले जितना तेज नहीं था, ये तो बंदर से भी फुर्तीला था।
सिर्फ फुर्ती ही नहीं, इसकी समझदारी भी बाकी ज़ोंबी से ज्यादा लग रही थी। ये खुद को छुपाना भी जानता था। ज़ोंबीज का इंटेलिजेंस भी बढ़ सकता है क्या? ट्रक के पीछे के हिस्से में खड़ा प्रशांत वेदांत को देखते ही गन उठा चुका था जैसे ही उसने पहला शॉट मारा। लेकिन जब तक वो ट्रिगर दबाता, ज़ोंबी पहले ही रेंज से बाहर भाग चुका था। फालतू गोलियां बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था, तो उसने हथियार नीचे कर लिया। उसने वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने भी उसकी निगाहों को महसूस किया, एक नजर प्रशांत की ओर डाली और फिर सामने देखने लगा। भाई ये तो खतरनाक छुपा रुस्तम निकला, राकेश ने कहा। इतने लोग ट्रक में बैठे थे लेकिन किसी ने नोटिस तक नहीं किया कि ट्रक के नीचे ज़ोंबी छुपा था, इवन उनके लीडर ने भी नहीं। फिर वेदांत को कैसे पता चला? क्या उसने देख लिया था? लेकिन अगर देखने से पता चलता तो इतने लोग इसे नोटिस कर लेते, है ना? पवन ने कहा, लगता है ये हमारे बॉस के बराबर है। प्रशांत ने सिर हिलाया, नहीं, ये मुझसे कहीं आगे है। राकेश और पवन एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। इतना लेजेंडरी? वेदांत वापस ट्रक में बैठ गया और केशव ने अपनी शॉक को झटकते हुए ट्रक फिर से स्टार्ट कर दिया। एक ड्राइवर होने के नाते उसे तक नहीं पता चला कि ट्रक के नीचे कब से एक ज़ोंबी लटका हुआ था। इस बार उसने पूरी तरह फोकस कर लिया, रास्ते पर बारीकी से नजर रखते हुए। सिर्फ वही नहीं, पूरी टीम अलर्ट मोड में थी, कोई और ज़ोंबी फिर से ऐसा न कर पाए। तुम्हें कैसे पता चला कि ट्रक के नीचे ज़ोंबी था? आभा ने वेदांत से पूछा। आभा ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींची और हथेली को रगड़ा। जैसे जैसे उसकी स्पेशल एबिलिटीज बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी बॉडी भी ज्यादा पावरफुल हो रही थी और उसकी सेंसिंग कैपेबिलिटी बहुत शार्प हो गई थी। फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। तो वेदांत ने कैसे पकड़ लिया? काफी इंटरेस्टिंग था। वेदांत ने रियरव्यू मिरर में झांका और कहा, जमीन पर घसीटने के निशान थे। आभा ने भी पहले मिरर से देखा था लेकिन उसे तो कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन वेदांत ने देख लिया था। तुम सच में नेक्स्ट लेवल हो, आभा ने पूरी ईमानदारी से कहा। जब वापस जाएंगे तो तुम्हें सिखाऊंगा। आभा ने सिर हिला दिया। वो वेदांत से बहुत कुछ सीख चुकी थी लेकिन फिर भी उसके लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत कुछ बाकी था। आगे के रास्ते में सभी हाई अलर्ट मोड में थे। 2 बार और ज़ोंबीज का झुंड मिला लेकिन इस बार पूरी टीम ऑलरेडी रेडी थी। उन्होंने ऐसा तालमेल बनाया कि कोई भी ज़ोंबी ट्रक तक नहीं पहुंच पाया। दूर से ही शूट करके उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया। जल्द ही वो उस रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गए जहां तरुण का घर था। तरुण ने पहले बताया था कि उसकी सोसाइटी में अचानक बहुत सारे ज़ोंबीज आ गए थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ अजीब तरह से शांत था। ना कोई जिंदा आदमी और ना ही कोई ज़ोंबी। केशव ने कहा, यह जगह तो पूरी डेड लग रही है। शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा। कोई जिंदा नहीं बचा तो ठीक, लेकिन फिर ज़ोंबीज भी नहीं दिख रहे। ये अजीब है। प्रतीक ने अंदाजा लगाया, शायद सब कहीं और चले गए होंगे। केशव ने आभा की ओर देखा, आभा, हमें अंदर जाना चाहिए क्या? आभा ने सिर हिला दिया, नहीं, सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। वो यहाँ लूटपाट करने नहीं आए थे, तो अंदर जाकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने सोसाइटी के गेट पर रुककर ऑब्जर्व किया, फिर केशव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। 500-600 मीटर आगे बढ़ते ही पीछे से अचानक कोई आदमी भागता हुआ आया, अपने हाथ जोर जोर से हिलाते हुए। गाड़ी रोको, आभा ने तुरंत कहा। रुको। केशव ने ब्रेक मारी और गाड़ी रुक गई। सामने खड़ा इंसान यह देखकर तेजी से भागता हुआ आया। आभा ने सबसे पहले गाड़ी से छलांग लगाई, उसके पीछे प्रतीक और वेदांत भी कूद गए। सबके हाथ में बंदूकें थी। पीछे वाली गाड़ी में प्रशांत और बाकी लोग भी हथियार लेकर बैठे थे। बाहर से देखने पर वे किसी गैंग के मेंबर्स जैसे लग रहे थे, लेकिन सामने खड़ा इंसान, जो खुद को इतनी अच्छी तरह लपेट चुका था कि सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसकी नजर चारों तरफ घूमी और फिर जाकर आभा पर ठहर गई। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दे सकती हूँ। आवाज सुनकर सबको एहसास हुआ, यह एक लड़की थी। भले ही उसने अपनी आवाज को भारी बनाने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी टोन इतनी सॉफ्ट थी कि कोई भी तुरंत समझ सकता था कि वह लड़की है। क्या दोगी? आभा ने पूछा। सोना। अच्छे वक्त में लोग ज्वेलरी के पीछे भागते हैं, बुरे वक्त में सोने के। लेकिन यह तो सर्वाइवल मोड था और इस वक्त खाने की कीमत सोने से कई गुना ज्यादा थी। एक सोने की ईंट की कीमत शायद एक लोहे के टुकड़े से भी कम थी। आभा के चेहरे पर अब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। लड़की ने तुरंत जोड़ा, मेरे पास बहुत सोना है और ज्वेलरी भी। सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ। रिहायशी इलाके से बाहर निकलने में ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका था और उन्हें अभी हॉस्पिटल भी जाना था। आभा के पास उसके साथ मोलभाव करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने सीधा उसे पीछे वाली गाड़ी में बैठने दिया। वहां प्रशांत और बाकी लोग थे, यानी किसी अनजान इंसान के भरोसे खुद को नहीं छोड़ रहे थे। उनका डेस्टिनेशन था देशभूषण हॉस्पिटल, जो पहले तो बहुत फेमस था लेकिन अब खंडहर बन चुका था। भारी ग्रे कलर की बिल्डिंग कभी स्टाइलिश लगती थी, मगर 2 साल की तबाही के बाद अब सिर्फ एक उजड़ा हुआ ढांचा थी।
तीसरी मंजिल से नीचे सब बर्फ और बर्बादी के नीचे दबा था। ऊपर की मंजिलों में भयानक सन्नाटा पसरा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पीछे की गाड़ी से लड़की नीचे कूदी और घबराहट में तेजी से आभा के पास पहुंची। क्या इस जगह में कोई प्रॉब्लम है? आभा ने कूल अंदाज में पूछा। यहाँ ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। लड़की की पूरी शक्ल ढकी हुई थी, सिर्फ आंखें दिख रही थी, मगर उसकी टेंशन उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। लेकिन जब आभा ने पूछा तो वह शांत दिखने का नाटक करने लगी। ज़ॉम्बीज तो हर जगह हैं। क्या तुम्हारे एरिया में नहीं थे? इतना कहकर आभा ने अपनी गन उठाई और आगे बढ़ गई। बाकी लोग भी उसके साथ चल पड़े। लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर कोई ढंग का बहाना नहीं सूझा, तो आखिर में चुपचाप उनके साथ हो ली। तीसरी मंजिल की कई खिड़कियां टूटी हुई थी, जिससे साफ था कि यहाँ पहले भी लोग आ चुके थे। न्यूक्लियर इन्फेक्शन से कई लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, और ऐसे में लोग हॉस्पिटल में दवाई ढूंढने जरूर आते। प्रशांत, राकेश और पवन पहले खिड़की से अंदर कूदे ताकि पहले चेक कर। चैप्टर 133। पवई कम्युनिटी हॉस्पिटल के बहुत करीब थी। वहां हॉस्पिटल के कई डॉक्टर रहते थे। ये औरत वहीं से आ रही थी, मतलब इसे कुछ न कुछ तो पता ही होगा। आभा ने औरत की तरफ एक ठंडी, दबाव बनाने वाली नजर डाली। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर आखिरकार बोली, हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी हैं। कैसे ज़ॉम्बी? अब तक जिंदा बचे लोगों में शायद ही कोई होगा जिसने ज़ॉम्बी न देखे हों। अगर ये नॉर्मल ज़ॉम्बी होते तो ये औरत इतनी नर्वस न होती। वो कुछ कहने ही वाली थी कि कॉरिडोर के दूसरे छोर से अचानक भारी और बेतरतीब कदमों की आवाज आई। बहुत लोग लग रहे हैं। प्रशांत और उसकी टीम ने तुरंत अपने हथियार तान लिए। कॉरिडोर के छोर से ज़ॉम्बी का झुंड बाहर निकला। वे सब पतले हॉस्पिटल गाउन पहने हुए थे। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उनकी खून से भरी लाल आंखें सफेद चेहरे पर और भी खौफनाक लग रही थी। केशव ने गौर से देखा और बोला, लगता है ये इन्फेक्शन से ज़ॉम्बी बने हैं। रोड पर मिले ज़ॉम्बी से तो काफी वीक लग रहे हैं। बात तो सही थी। इन ज़ॉम्बी का शरीर नॉर्मल दिख रहा था, बस आंखें लाल और चेहरा सफेद था। उनके नाखून और दांत भी नॉर्मल थे और मूवमेंट भी काफी स्लो था, बिल्कुल जैसे नए ज़ॉम्बी बने हों। केशव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक लंबी सी जीप बिजली की तेजी से प्रशांत और उसकी टीम की तरफ लपकी। सौभाग्य से वे अलर्ट थे। जैसे ही जीप लहराई, एक गोली सीधे उस पर जा लगी। ज़ॉम्बी दर्द से कराहा और पलक झपकते ही अपनी जीप वापस खींच ली। स्पीड इतनी तेज थी कि मानो वो जीप कोई इल्यूजन हो। ये वाकई ज़ॉम्बी है। वो औरत जो सिर से पांव तक ढकी हुई थी बोली, हाँ, लेकिन ये नॉर्मली इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी नहीं है। ये हॉस्पिटल के एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं। केशव भौचक्का रह गया, मतलब ये सब हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे? औरत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस आभा की ओर देखा और कहा, ये ज़ॉम्बी बाहर वालों से अलग हैं। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी निकल जाओ। आभा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अब निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये हॉस्पिटल गाउन वाले ज़ॉम्बी उतने खतरनाक नहीं दिख रहे थे। ना ये ज्यादा फुर्तीले थे, ना ही ज्यादा एग्रेसिव। लेकिन इनकी जीभें किसी हथियार से कम नहीं थी। एक साथ दर्जनों ज़ॉम्बी ने अपनी लंबी जीभें उन पर लपक दी, उन्हें खींचने की कोशिश करने लगे। शुक्र था कि आभा और उसकी टीम हाईटेक वेपन्स लिए थे और उनकी स्किल्स भी टॉप नॉच थीं। कुछ ज़ॉम्बी की जीभें गोली लगते ही अंदर चली गईं। कुछ की तो सीधी कटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे वो तड़पने लगे। जिनके सिर पर गोली लगी, वो एक झटके में ढेर हो गए। खून और ब्रेन मैटर दीवारों पर छिटक गया। केशव, जो जिज्ञासावश आगे बढ़ा था, कटे हुए टुकड़े को गौर से देखना चाहता था। तभी उस औरत ने चेतावनी दी, उनकी लार को अपनी स्किन से टच मत होने देना। केशव ठिठक गया और उसकी तरफ देखने लगा। तभी जमीन पर पड़ी आधी कटी हुई जीभ अचानक जिंदा हो उठी और सीधा केशव के चेहरे की तरफ झपटी। आभा ने बिना एक सेकंड गवाए अपनी तलवार निकाली और उसे बीच में ही हवा में भेद दिया। कटे हुए टुकड़े कीचड़ की तरह तलवार पर अटक गए, जैसे कोई स्क्यूअर पर मीट पीस हो। आधे घंटे की भारी फाइट के बाद प्रशांत और उसकी टीम ने सारे ज़ॉम्बी खत्म कर दिए। आभा ने तलवार को जमीन पर रगड़ा और वो बचा हुआ टुकड़ा गिरा दिया। फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, जो भी स्किन एक्सपोज्ड है उसे ढक लो। ये जीभें नॉर्मल इंसानी जीभों जैसी नहीं थी, बल्कि उन पर काले छोटे छोटे उबले हुए दाने थे जो किसी जहर से कम नहीं लग रहे थे। बाहर निकलने से पहले सबने ग्लव्स, कैप्स और बाकी जरूरी गर्म कपड़े पहन लिए। केशव और प्रतीक ने ग्लव्स पहन रखे थे, लेकिन उनका मफलर बस गर्दन तक था, चेहरे को कवर नहीं कर रहा था। अब उन्होंने भी अपने मफलर ऊपर खींच लिए, बस आंखें ही दिख रही थी। वो औरत देख रही थी कि ये लोग अभी भी आगे बढ़ने के मूड में थे, पीछे हटने का कोई प्लान नहीं था। वो जल्दी से आभा के पास आई, तुम लोग अभी तक जाने का सोच नहीं रहे? अभी जो ज़ॉम्बी देखे वो यहाँ के सबसे बेसिक थे, अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिनका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आभा ने औरत की तरफ देखा, ये ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट हैं, इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है। क्या तुम भी इसमें शामिल थी? औरत खामोश हो गई।
तुम डॉक्टर हो? केशव ने हैरानी से पूछा। यार, ये तो बहुत ही गलत है। ये सब पेशेंट्स थे और तुमने इन्हें ज़ॉम्बी बना दिया। क्या चाहती थी? पूरी सिटी को ज़ॉम्बी लैंड बना देना? हम बस न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी, औरत ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में खुद ही भरोसा नहीं था। पर अब जो होना था, हो चुका था। और वो वाकई नहीं चाहती थी कि और लोग यहाँ मारे जाएं। इस हॉस्पिटल में ऐसे और भी ज़ॉम्बी हैं। तुम्हें वाकई अंदर और नहीं जाना चाहिए। आभा यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। वो बेवजह इन म्यूटेटेड जानवरों जैसे ज़ॉम्बी से लड़ने नहीं आई थी। बेवजह रिस्क लेना उसका स्टाइल नहीं था। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा लैब कहाँ है? आभा ने पूछा। वो दवाइयाँ और लैब इक्विपमेंट लेने आई थी। अगर सही जगह पता चल जाए तो सीधे वहीं जाकर काफी झंझट बच सकता था। तुम्हें लैब से क्या चाहिए? औरत अचानक अलर्ट हो गई। उसकी आंखों में शक झलकने लगा। जाहिर है, लैब का सामान, आभा ने सीधे जवाब दिया। तुम लोग आखिर हो कौन? औरत और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई। उसने 2 कदम पीछे ले लिए। सिर्फ आम लोग, आभा ने कूल अंदाज में कहा। मुझे नहीं लगता। आम लोगों को हॉस्पिटल के लैब इक्विपमेंट की क्या जरूरत? माना या ना माना, वो तुम्हारी चॉइस है। आभा ने कंधे उचका दिए। पर अब जब तुम हमारे साथ आई हो तो अब हमारे साथ अंदर भी चलना पड़ेगा। जब हमारा काम हो जाएगा हम निकल जाएंगे। ये धमकी थी, साफ धमकी। अगर औरत उन्हें लैब का रास्ता नहीं बताएगी तो वो पूरी बिल्डिंग में उसे घसीटते हुए खुद ढूंढेंगे। वैसे भी उनके पास हथियार थे। जो खतरे में थी वो सिर्फ वही थी। औरत ने गहरी सांस ली। उसने सोचा था कि आभा ग्रुप की इकलौती लड़की है तो उससे बात करना आसान होगा, इसीलिए वो शुरू से सिर्फ उसी से बात कर रही थी। लेकिन अब आभा ने उसे धमकी दे दी थी। सिर्फ धमकी ही नहीं, अगर उसने लैब का रास्ता नहीं बताया तो शायद उसे आगे कर दिया जाएगा ज़ॉम्बीज के सामने। लैब इस बिल्डिंग में नहीं है, ये ओपीडी बिल्डिंग है, औरत ने आखिरकार कहा। लैब ईस्ट एनेक्स में है। चलो ईस्ट एनेक्स चलते हैं, आभा ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ गई जिससे वे अंदर आए थे। केशव और प्रतीक ने बिना कहे ही औरत को भी वहीं ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन औरत ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही आभा के साथ चलने का फैसला कर लिया। शायद इसलिए कि दोनों लड़कियां थीं, वो अभी भी आभा के करीब रहना ज्यादा सेफ समझ रही थी। वे ओपीडी बिल्डिंग से निकलकर ईस्ट एनेक्स में पहुंचे। ये बिल्डिंग ओपीडी से छोटी थी, इसके कॉरिडोर भी काफी छोटे थे। ये इतनी तेज गंध क्या है यार? केशव ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मफलर से मुंह ढके होने के बावजूद इतनी तेज स्मेल थी कि उसे छींक आ गई। ये फॉर्मलिन है, औरत ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। पर यह फॉर्मलिन की स्मेल कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। चैप्टर 134। फॉर्मलिन तो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है ना? मतलब हॉस्पिटल का मोर्चरी भी यही कहीं है, केशव ने कैजुअली कहा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उस औरत का फेस एकदम सीरियस हो गया। भागो। उसका भागो बोलना ही था कि कॉरिडोर में मौजूद कमरों से ढेर सारे ज़ोंबी निकल आए। ये सारे ज़ोंबी पूरे के पूरे न्यूड थे और ज्यादातर के हाथ पैर कटे हुए थे। करीब 70% ज़ोंबी या तो एक हाथ खो चुके थे या एक पैर। बाकियों की हालत और भी भयानक थी। किसी की आंखें नहीं थी, किसी की नाक गायब थी और कुछ तो ऐसे थे जिनकी स्किन होठों से लेकर गर्दन तक फटी हुई थी, लटकी हुई, उनकी चेस्ट पर झूल रही थी। आभा को पता था कि मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए बॉडीज खरीदी जाती हैं जिससे वो एनाटॉमी सीख सकें। लेकिन एक हॉस्पिटल में इतनी सारी डिसेक्टेड बॉडीज होना, ये अजीब था। फिर उसे उस औरत की बात याद आई। इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तो अब कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लग रहा था। ये ज़ोंबी उन बॉडी से बने हैं जिन पर पहले ही बहुत सारे वायरस टेस्ट किए गए थे। इन्हें फॉर्मलिन में भी बहुत टाइम तक रखा गया। हवा में वायरस फैला होगा, हमें जल्दी निकलना होगा। राकेश ने पूछा। हमने तो स्पेशल मेडिसिन ले ली थी, फिर भी इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। औरत ने शॉक होकर उसकी तरफ देखा। तुम लोग स्पेशल मेडिसिन ले चुके हो? राकेश एक सेकंड को रुका, क्या उसने कुछ ज्यादा बोल दिया? तभी खिड़की से और ज़ोंबी अंदर आने लगे। ये अलग टाइप के थे, इन्हें देखकर लग रहा था कि ये हॉस्पिटल के पेशेंट्स या उनके रिश्तेदार थे। अब आगे ज़ोंबी, पीछे भी ज़ोंबी। बस एक ही ऑप्शन था, फाइट करके बाहर निकलना। लैब कौन से फ्लोर पर है? आभा ने पूछा और एक ज़ोंबी का सिर उड़ा दिया। प्रशांत और वेदांत ने भी फायरिंग शुरू कर दी ताकि ज़ोंबी ज्यादा करीब ना आए। उनके पास हथियार तो थे लेकिन ज़ोंबी बहुत ज्यादा थे। और ये वही ज़ोंबी थे जिनसे वो पहले भी आउटपेशेंट बिल्डिंग में टकरा चुके थे, लंबी जीभ वाले। एक सेकंड की भी गड़बड़ होती तो उनकी जीभ हथियारों पर लपेट जाती। प्रशांत और बाकी के पास सिर्फ गन्स थी, कोई ब्लेड या नाइफ नहीं। एक बार अगर ज़ोंबी की टांग से गन फंस गई तो उससे छूटने में टाइम लगता। धीरे धीरे स्पेस कम होता जा रहा था। 5वें फ्लोर पर, औरत ने बताया। अभी वो 3री मंजिल पर थे, यानी अभी भी 2 फ्लोर ऊपर जाना था। आभा ने प्रशांत को इशारा किया। तुम, राकेश और पवन सीधा 5वें फ्लोर पर जाओ। सीढ़ियां उस तरफ हैं।
प्रशांत ने 2 ज़ोंबी का दिमाग उड़ा दिया और बोला, ऑन इट। फिर वो राकेश और पवन को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन स्टेयर्स उन न्यूड ज़ोंबीज के पीछे थे, यानी पहले उन्हें हटाना जरूरी था। आभा ने फिर से ऑर्डर दिया, केशव, प्रतीक, तुम लोग कवर फायर दो, मैं और वेदांत पीछे के ज़ोंबी से निपटेंगे। आभा के पास एक ट्राइडेंट स्वॉर्ड था और वेदांत के पास एक बेयोनेट लगा हुआ बेसबॉल बैट, जो लॉन्ग टर्म ज़ोंबीज के लिए परफेक्ट था। गॉट इट। सभी ने फटाफट अपनी पोजीशन ले ली और एक्शन में आ गए। वो फॉर्मलिन में भीगे हुए ज़ोंबी लंबी जीभ वाले नहीं थे, लेकिन वो डेड बॉडी से बने थे। हर स्टेप पर उनके शरीर से सड़े हुए मांस के टुकड़े गिर रहे थे, जिनमें फॉर्मलिन मिला हुआ था। जब गोलियां लगती तो वो बदबूदार सड़ा हुआ मांस उड़कर इधर उधर गिरता, जिसमें वायरस भी हो सकता था। हालांकि उन्होंने स्पेशल मेडिसिन खाई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इन मैनमेड वायरस के खिलाफ कितनी इफेक्टिव होगी। इसलिए प्रशांत और उसकी टीम काफी सावधानी से बढ़ रही थी, ताकि किसी भी तरह ज़ोंबी का मांस या फॉर्मलिन उन पर न लगे। गनीमत थी कि केशव और प्रतीक कवर फायर दे रहे थे, जिससे वो जल्दी ही सीढ़ियों तक पहुंच गए। प्रशांत और राकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ गए। अब तीसरी मंजिल पर बस आभा, बाकी 3 लोग और वो औरत ही बची थी। वो औरत दीवार से चिपककर खड़ी थी, खुद को आभा और उसके साथियों से दूर रखते हुए। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कांच की बोतल निकाली और कसकर पकड़ ली। ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज काफी शातिर थे। जब उन्होंने देखा कि आभा और वेदांत को सीधे हराना मुश्किल है, तो उन्होंने टारगेट चेंज कर दिया और उस औरत पर हमला करने लगे। आभा को पता था कि इस औरत ने बहुत गंदे काम किए हैं, लेकिन उसके पास अभी बहुत सारे सवाल थे। इसे अभी मरने नहीं दिया जा सकता था। जैसे ही एक ज़ॉम्बी की लंबी जीभ औरत की तरफ लपकी, आभा ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में उसे काट डाला। उसी वक्त औरत ने अपनी बोतल उठाई और अंदर का लिक्विड उस जीभ पर स्प्रे कर दिया। कोई नहीं जानता था कि उस बोतल में क्या था, लेकिन कटी हुई जीभ तुरंत सिकुड़ने लगी, जैसे किसी गर्म तवे पर फेंकी गई हो। वाकई, जो लड़कियां 2 साल तक इस तबाही में जिंदा रही हैं, उनके पास कोई ना कोई सीक्रेट स्किल जरूर होती है। जब आभा ने देखा कि औरत अपनी जान बचाने में सक्षम है, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वेदांत के साथ टीम बनाकर ज़ॉम्बीज का सफाया करने लगी, गन और तलवार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कुछ ही देर में तीसरी मंजिल क्लीन हो गई। आभा, सब सेट है, केशव ने कहा और अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, लेकिन लगातार फायरिंग और अलर्ट रहने की वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही थी। सब ठीक है ना? केशव और प्रतीक ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। तो चलो जल्दी ऊपर बढ़ते हैं। आभा और वेदांत आगे बढ़े, केशव और प्रतीक उनके पीछे पीछे। वो औरत भी तुरंत उनके साथ हो ली। उसे अब समझ आ गया था कि ये लोग कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। इनके साथ रहना फायदे का सौदा था। तीसरी से 5वीं मंजिल बस 2 फ्लोर ऊपर थी। आभा का ग्रुप जल्दी ही 5वीं मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, ना ज़ॉम्बी, ना प्रशांत की टीम। अरे, वो लोग ऊपर आए थे ना? फिर दिख क्यों नहीं रहे? केशव को हर सिचुएशन में बात करने की आदत थी, भले ही कोई जवाब न दे। 5वीं मंजिल एक लैब थी। लेफ्ट साइड पर फ्रॉस्टेड ग्लास से बना एक बड़ा कमरा था और राइट साइड पर छोटे छोटे वर्क स्टेशन थे, जहाँ कुछ लैब इक्विपमेंट और दवाइयाँ रखी हुई थी। आभा और उसके साथी धीरे धीरे बढ़े, हर कोना स्कैन करते हुए। यहाँ सब कुछ वीरान लग रहा था। ना कोई फाइट के निशान थे, ना ही किसी के चलने फिरने के। जबकि प्रशांत की टीम उनसे पहले आ चुकी थी, फिर भी उनके होने का कोई सबूत नहीं था। क्या वो लोग यहाँ तक पहुंचे ही नहीं? अगर आभा अकेली होती तो एक झटके में अपने स्पेस में ये सारा सामान स्टोर कर सकती थी, लेकिन इतने लोगों के सामने उसे सब कुछ मैन्युअली शिफ्ट कराना था। आभा की मेमोरी शार्प थी। जो लिस्ट और ब्लूप्रिंट्स उसे डॉक्टर सुभाष ने दिए थे, उसने बस एक बार देखे थे और तुरंत सारे इक्विपमेंट याद कर लिए थे। उसने लैब का बड़ा दरवाजा खोला, अंदर एक नजर मारी और तुरंत पहचान लिया कि डॉक्टर सुभाष को क्या चाहिए था। उसने कुछ सामान की ओर इशारा किया, केशव, तुम और प्रतीक इन्हें गाड़ी तक ले जाओ। मैं और वेदांत बाकी फ्लोर्स पर जाकर प्रशांत और उसके लोगों को ढूंढते हैं। आभा का ऑर्डर मिलते ही केशव और प्रतीक तुरंत काम में लग गए। सेफ्टी फर्स्ट, आभा ने उन्हें याद दिलाया। अगर कहीं ज़ॉम्बीज मिलते हैं तो सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी था। चाहे उनका मकसद लैब का सामान ले जाना ही क्यों न हो, लेकिन जान बचाना उससे ज्यादा जरूरी था। जैसे ही केशव और प्रतीक ने सामान शिफ्ट करना शुरू किया, आभा और वेदांत 5वीं मंजिल से बाहर आ गए। उसने ऊपर और नीचे दोनों तरफ झांका। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वेदांत ने कहा, तुम डिसाइड करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आभा के होठों तक आए शब्द एक हल्के से सिर हिलाने में बदल गए। चैप्टर 135। आभा और वेदांत का प्लान था कि वो अलग अलग दिशाओं में जाएं, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन वेदांत ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो आभा के साथ ही जाएगा, इसलिए अब बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी वो उसे अकेले जाने नहीं देता। आभा और वेदांत 4थी मंजिल पर पहुंचे।
इस फ्लोर की सेटअप 5वीं मंजिल जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि 5वीं मंजिल एक लैब थी और 4थी मंजिल कॉन्फ्रेंस रूम। गैंगवे पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी और वहां किसी के पैरों के निशान तक नहीं थे। मतलब बहुत टाइम से यहां कोई नहीं आया। बहुत अजीब है। प्रशांत डिसिप्लिन में परफेक्ट था। पहले जब वो सब ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे थे तब भी उसने आभा के हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था। उसे जो कहा गया उसने वैसा ही किया। और इस लेवल की म्यूटेशन वाली ज़ॉम्बी सिचुएशन में उसके खुद से कहीं भटक जाने के चांसेस न के बराबर थे। तो फिर 3 जिंदा लोग हवा में गायब कैसे हो गए? अगर वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार भी हो गए होते तो कम से कम कहीं खून के धब्बे तो होते। मगर यहाँ कुछ नहीं था। आभा ने जल्दी से चेक किया और फिर ऊपर की ओर बढ़ गई। 4थी और 5वीं मंजिल खाली थी तो अब सिर्फ ऊपर जाना ही ऑप्शन था। जैसे ही वो 6ठी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचे वहां फॉर्मलिन और सड़ेगले मांस की भयंकर बदबू फैली हुई थी। सावधान रहना, वेदांत ने कहा और आभा को हल्का सा पीछे किया। जो खतरा दिखाई देता है वो असली डर नहीं होता। जैसे पहले ट्रेन वाले ज़ॉम्बीज़, तब वेदांत को पता था कि आभा उन्हें हैंडल कर सकती है, इसलिए उसने खुद आगे जाकर केशव को प्रोटेक्ट किया। मगर इस बार मामला अलग था। सब कुछ साइलेंट था लेकिन उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और फिर वे 6ठी मंजिल पर थे। यहाँ एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों ओर हॉस्पिटल के वार्ड्स। हर दरवाजे पर रूम नंबर लिखा था। आभा ने धीरे से कहा, यहाँ ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। वेदांत ने सिर हिलाया, हूँ। और शायद यह कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ नहीं थे। दोनों बैक टू बैक चलते हुए आगे बढ़े। कॉरिडोर के पहले दरवाजे पर रुककर उन्होंने देखा। आमतौर पर हॉस्पिटल वार्ड्स के दरवाजों पर शीशा होता है, मगर यहाँ सब वुडन डोर्स थे। अंदर क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं था। सारे दरवाजे बंद थे। आभा और वेदांत ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने एक साथ किक मारकर दरवाजे खोल दिए। आभा के सामने वाला रूम खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई ज़ॉम्बी नहीं। बस फर्श पर काले, सूखे खून के धब्बे थे। कुछ कटेफटे अंग बिखरे पड़े थे। उसने झटपट पूरा रूम स्कैन किया। मगर तभी उसे अपनी पीठ पर हल्की धक्कासी महसूस हुई। वेदांत पीछे हट रहा था। आभा ने तुरंत घूमकर देखा और सामने एक डरावना, डार्क पर्पल नसों से भरा हुआ ज़ॉम्बी वेदांत की तरफ झपट रहा था। इसके लंबे, बदबूदार काले नाखून वेदांत की छाती को चीरने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन वेदांत ने अपनी गन से उसे रोक रखा था। सड़ांध इतनी भयंकर थी कि आभा को दूर से ही उल्टी जैसा फील हो गया। उसने बिना सोचे अपनी ट्रायंगल ब्लेड निकाली और ज़ॉम्बी के हाथों पर वार कर दिया। झटका लगा। ऐसा लगा जैसे उसने किसी पत्थर पर वार कर दिया हो। झन्न से झंझनाहट आभा के हाथों तक दौड़ गई। ये बेस्ट डिफेंसिव स्किन वाला ज़ॉम्बी है। अब तक जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसने मारे थे उनके मुकाबले इसकी स्किन अजीबोगरीब हार्ड थी। उसकी तलवार जरा भी असर नहीं कर पाई। और तब ज़ॉम्बी और भी गुस्से में आ गया। वो वेदांत की गन छोड़कर अब पूरी तरह आभा की तरफ लपका। आभा, सावधान! वेदांत जोर से चिल्लाया। आभा ने वेदांत को एक नज़र देखा और फौरन कुछ मीटर दूर हट गई। ढायन! एक गोली चली और वो ज़ॉम्बी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा, सिर के चीथड़े उड़ चुके थे। वेदांत की इस गोली की आवाज़ ने बाकी कमरों में बंद ज़ॉम्बीज़ को जगा दिया। चारों तरफ से गुस्से से भरी गुर्राहटें और दरवाजों पर ज़बरदस्त थपथपाने की आवाज़ें आने लगीं। ये ज़ॉम्बीज़ आम वायरस इन्फेक्टेड नहीं थे। ये किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थे, ड्रग्स के जरिए तैयार किए गए, बाहर के ज़ॉम्बीज़ से कहीं ज़्यादा खतरनाक और लड़ाकू। इनसे निपटना कोई आसान खेल नहीं था। गनीमत ये थी कि सारे दरवाजे लॉक थे। जब तक कोई खुद उन्हें तोड़कर बाहर न निकाले, ये बाहर नहीं आ सकते थे।
प्रशांत और बाकी लोग यहाँ नहीं हैं, वेदांत ने कहा। आभा ने आईब्रो सिकोड़ ली। लेकिन हम अलग हुए ही कितनी देर के लिए थे? 3 जिंदा लोग बिना किसी शोर शराबे के गायब हो जाएं, बिना किसी फाइट के निशान छोड़े? ये तो बहुत ही उल्टा सीधा मामला लग रहा है। वेदांत ने सिर हिलाया। ऊपर चलते हैं, वहां देखे बिना कुछ कहना मुश्किल है। दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। कुल मिलाकर 8 मंजिल थीं, अब सिर्फ 7वीं और 8वीं मंजिल बची थी। ऊपर क्या होने वाला था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वे 7वीं मंजिल के दरवाजे तक पहुंचे, उनकी पुरानी साथी, एक औरत, पीछे से दौड़ती हुई आई। रुको, ऊपर मत जाओ। आभा ने ठंडे लहजे में पूछा। क्यों? वो बस यूं ही पूछ रही थी, जवाब में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। औरत 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, ऊपर के ज़ॉम्बीज़ बहुत ही खतरनाक हैं। अगर वो बाहर आ गए तो कुछ भी हो सकता है। आभा के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। तुम्हारे डॉक्टर लोग तो वैसे भी हजारों लोगों की मौत का हिसाब नहीं रखते, बस एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हो। आभा के शब्दों में चुभन थी। उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। चाहे जो भी हो, उसे ऊपर जाकर देखना ही था। क्या पता प्रशांत और बाकी लोग वहीं फंसे हों। वो उन्हें यहाँ लाने वाली थी, अब वो उसकी जिम्मेदारी थे। इस तरह अधूरा छोड़कर जाना उसका स्टाइल नहीं था। औरत कुछ और कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले आभा और वेदांत 7वीं मंजिल का दरवाजा खोल चुके थे। ये मंजिल बाकी से अलग थी। यहाँ धूल की मोटी परत नहीं थी, नहीं सड़ने गलने की दुर्गंध, नहीं फॉर्मलिन की तीखी महक। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो। ऐसा होना नामुमकिन नहीं था। जहाँ भी कोई बिल्डिंग या एरिया छोड़ दिया जाए, वहाँ कुछ लोग बचकर जिंदा रहने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ की शांति कुछ अजीब थी। आभा और वेदांत ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, सावधानी बरतनी होगी। बिना कुछ कहे दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज फर्श पर हल्की मगर साफ सुनाई दे रही थी। 7वीं मंजिल की बनावट भी बाकी मंजिलों से अलग थी। यहाँ कम कमरे थे, लेकिन इंटीरियर देखकर ही लग रहा था कि ये कोई वीआईपी वार्ड था। प्राइवेट हॉस्पिटल में वीआईपी रूम होना आम बात थी। सब दरवाजे बंद थे। पहले की तरह आभा और वेदांत बैक टू बैक खड़े हुए और एक दरवाजे पर जोरदार किक मारी। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बिस्तर साफ सुथरा था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रुका ही नहीं। लेकिन टेबल पर एक गिलास रखा था। गिलास खाली था, लेकिन अंदर से चमक रहा था। अगर यहाँ कोई नहीं रहता, तो खाली गिलास इतना साफ कैसे हो सकता है? बाकी कमरे भी देख लेते हैं, वेदांत ने कहा। आभा ने सिर हिलाया और दोनों बाहर निकल आए। बाकी सारे कमरे भी ऐसे ही थे, चमचमाते, साफ सुथरे और पूरी तरह खाली। ये जगह वाकई डाउटफुल थी। नीचे की मंजिलों पर भयानक ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे, फिर ये फ्लोर इतना साफ सुथरा कैसे था? कुछ तो गड़बड़ थी। आभा ने वेदांत से पूछा, तुम्हें वास्तुशास्त्र, पंचतत्व वगैरह की कुछ समझ है? वेदांत ने हल्की आईब्रो उठाई, फिर सिर हिलाया। फिर बोला, मुझे तो लगता है ये कोई खास तरह की आर्किटेक्चरल डिजाइन है।